माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों क्या है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है और विकास के दौरान, इवोल्यूशन के दौरान ये क्या हो गए हैं, यूकैरियोटिक सेल में इन्वाइड हो गए हैं, चले गए हैं, धस गए हैं और वहां इन्होंने क्या कर लिया है, एडॉप्टेशन कर लिया है, वहां पे इन्होंने अनुकूलन कर लिया है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। अब बेटा एक विशेष स्ट्रक्चर आपने को देखना है कि जो क्रिस्टी है उसके यंग साइड में, क्रिस्टी देखो इसके बाहर साइटोप्लाज्म भरा होगा, तो ये जो मेम्ब्रेन है इसकी ये सी साइड कहलाएगी, सी फेस कहलाएगी। सी मतलब साइड फेस है ना, साइटोप्लाज्मिक फेस हो गई। लेकिन जो मैट्रिक्स के साइड की है तो उसको क्या कहेंगे, यम फेस। तो क्रिस्टी के यम फेस में नोब लाइन यानी कि गांठ के समान इस तरह की क्या पाई जाती है बेटा, संरचनाएं पाई जाती हैं, गांठ के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। और इन गांठ के समान संरचनाओं को आप क्या कहते हो, F1 पार्ट के। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द ब्लू रेज एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और आपके सामने हाजिर हूं एक न्यू टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आज बच्चों हम लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, है ना, हिस्ट्री। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री कि इसमें अपन पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, कैसे खोजा गया, कैसे स्टेन किया गया, ये किस तरह से अस्तित्व में आया, है ना। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा है कॉलिकर ने, कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले देखा है, कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने, है ना, कॉलिकर ने, ठीक है ना, कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने। और किसमें देखा है, इन स्ट्रिएटेड मसल्स में सबसे पहले देखा था, स्ट्रिएटेड मसल्स। ठीक है, स्ट्रिएटेड मसल्स में, स्ट्रिएटेड मसल मतलब रैखिक पेशियां, ठीक है, रैखिक पेशी, है ना, रैखिक पेशियों में सबसे पहले कॉलिकर ने इसको देखा था। लेकिन जो डिस्कवरी की क्रेडिट है, बट द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी का श्रेय जो खोज का, लेकिन खोज का श्रेय जाता है किसको, फ्लेमिंग एंड आल्टमैन को, फ्लेमिंग एंड आल्टमैन, ठीक है, फ्लेमिंग और आल्टमैन को। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा है किसने, कॉलिकर ने, स्ट्रिएटेड मसल्स में। लेकिन खोज का श्रेय जो है वो किसको जाता है, फ्लेमिंग और आल्टमैन को। फ्लेमिंग ने इसे फिलिया कहा है, फ्लेमिंग ने इसे फिलिया कहा है। और आल्टमैन ने इसे क्या कहा है, बायोप्लास्ट कहा है, आल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट कहा। फ्लेमिंग ने इसे फिलिया कहा है और आल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट कहा है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है बेंडा। ठीक है, बेंडा ने सबसे पहले इसका नाम दिया है माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया है बेटा, बेंडा ने सबसे पहले इसका नाम दिया है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है प्लांट में इसको सबसे पहले खोजा है किसने, प्लांट में इसको सबसे पहले खोजा, प्लांट में निम्फिया, ठीक है ना, निम्फिया यानी कि कमल, ठीक है, प्लांट में यानी निम्फिया यानी कमल में इसको सबसे पहले खोजा था किसने, मीवेस ने, मीवेस ने इसे सबसे पहले प्लांट में खोजा है। नेक्स्ट जो है क्लाउड नाम का एक वैज्ञानिक था, क्लाउड ने क्या किया है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा इसको सेपरेट किया है। क्लाउड ने इसे अल्ट्रा
सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा पृथक किया है, पृथक किया है ना, पृथक किया है। क्लाउड ने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा इसको क्या किया है, पृथक किया है। माइकेलिस ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकेलिस नाम का जो वैज्ञानिक था उसने इसे जीनस ग्रीन बी के द्वारा, माइकेलिस ने इसे जेनस ग्रीन बी के द्वारा, क्या किया है, स्टेन किया है, ठीक है। क्या किया है बेटा, स्टेन किया है, कलर किया है। जेनस ग्रीन बी के द्वारा क्या किया है, स्टेन किया है माइकेलिस ने। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को किसके द्वारा स्टेन किया जाता है, जेनस ग्रीन बी के द्वारा स्टेन किया है। किसने किया है बेटा, माइकेलिस ने, ठीक है। इसके बाद जो किंग्सबरी है, किंग्सबरी ने सबसे पहले बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रेस्पायरेशन के साइट होते हैं, रेस्पायरेटरी साइट होते हैं, रेस्पायरेटरी साइट होते हैं। किंग्सबरी ने सबसे पहले बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पायरेटरी साइट होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है थोड़ा सा क्या है, इसके बारे में अपन ने हिस्ट्री जान ली। इसके बाद नेक्स्ट है इसका मॉर्फोलॉजी, बाह्य आकार की मॉर्फोलॉजी, ठीक है ना, मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटा, मॉर्फोलॉजी, माइटोकॉन्ड्रिया की मॉर्फोलॉजी। तो इसमें अपन 3 चीजें पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी में हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे। नंबर 1 पढ़ेंगे अपन क्या, साइज, किसी भी सेल ऑर्गेनेल की अपने को मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, बाह्य आकार की पढ़नी है, तो ये 3 चीजें अपने को पढ़नी होगी। साइज पढ़ना होगा, शेप और आपको नंबर पढ़ना होगा, नंबर, ठीक है ना, नंबर, साइज, शेप और नंबर, ठीक है, साइज, शेप और नंबर पढ़ना होगा। तो अपने को साइज, माइटोकॉन्ड्रिया की जो साइज होती है वो कितनी होती है, 3 से 5 म्यू लेंथ होती है इसकी, ठीक है। लंबाई जो है कितनी होती है, 3 से 5 म्यू होती है, लेकिन रेयरली जो है ये 8 से 10 म्यू तक हो सकती हैं। साइज इनकी जो है कितनी, 3 से 5 म्यू लंबी होती है, लेकिन रेयरली ये जो है कितने हो सकते हैं, 8 से 10 म्यू तक लंबे हो सकते हैं। इनका जो डायमीटर है वो 0.5 से 2 म्यू तक हो सकते हैं। इसका जो व्यास है 0.5 से 2 म्यू तक व्यास के हो सकते हैं, डायमीटर है ना, डायमीटर के हो सकते हैं, ठीक है ना, हो सकते हैं, ठीक है। साइज इनकी कितनी, 3 से 5 म्यू लेंथ हो सकती है, रेयरली ये कितने 8 से 10 म्यू तक हो सकते हैं, लेकिन इनका व्यास 0.5 से 2 म्यू तक हो सकता है। इनका शेप कैसा हो सकता है बेटा, इनका शेप जो है कैसे हो सकता है, इनका शेप ओवल हो सकता है, ओवल, इलिप्टिकल हो सकता है, और कभी कभी ये टेनिस रैकेट के समान हो सकता है, टेनिस रैकेट के समान हो सकता है, टेनिस रैकेट के समान हो सकता है, ठीक है। शेप ओवल हो सकता है, इलिप्टिकल हो सकता है, और कभी कभी कैसा हो सकता है, टेनिस रैकेट के समान हो सकता है। संख्या इसकी देखें अपन, तो संख्या जो है अलग अलग जीवों में इसकी अलग अलग हो सकती है। संख्या इसकी क्या है, वेरिएबल हो सकती है, ठीक है, हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है, भिन्न हो सकती है। जैसे कि यदि आप एल्गी में, एक एल्गी है, माइक्रो एल्गी है, कौन सी एल्गी है, माइक्रोस्टीरियाज, माइक्रोस्टीरियाज, ठीक है, माइक्रोस्टीरियाज जो है एल्गी, उसमें केवल वन माइटोकॉन्ड्रिया होता है, केवल 1 माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लेकिन यही रैट की लीवर सेल जो होती है, लीवर सेल ऑफ रैट
जो है लीवर सेल ऑफ रैट जो है वो कितनी होती है, 1000 से यहाँ एक सेल में 1000 से 2500 तक, 1000 से 2500 तक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एक प्रोटोजोआ है, चाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोजोआ है, एक प्रोटोजोआ है, उसका नाम है क्या, चाउस, CHAOS, ठीक है, चाउस प्रोटोजोआ है, उसका नाम है चाउस। इसमें 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में, प्रोटोजोआ तो यूनिसेल्युलर है, उसमें कितने होते हैं, 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो होते हैं, 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है ना, प्रोटोजोआ में, चाउस में 5 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। यही यदि आप देखें कि प्लांट में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमेशा सामान्यतया, प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया सामान्यतया एनिमल सेल की तुलना में कम होते हैं। प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनिमल सेल की तुलना में कम होते हैं। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हो, प्लांट सेल में कितने होते हैं, एनिमल सेल है ना, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में एनिमल सेल की तुलना में कितने होते हैं, कम होते हैं, लेस देन एनिमल सेल, प्लांट सेल लेस देन एनिमल सेल। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या हो गई। और ये पूरी हेडिंग जो है, तीनों चीजें किसके अंतर्गत आपने पढ़ लिया, मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है ना, इसके बाद एक यहीं पे नोट चाहे तो आप लिख लें, जो माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम होता है, माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम जो होता है माइटोकॉन्ड्रियल जो सिस्टम होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉन्ड्रियोसोम। ठीक है, उसको माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम को क्या कहते हैं बेटा, कॉन्ड्रियोसोम। ठीक है, कॉन्ड्रियोसोम, माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम को कॉन्ड्रियोसोम कहते हैं। इसी प्रकार से जब सेल डेड होने लगती है या तो उसके माइटोकॉन्ड्रिया भी डेड होते हैं, और जब माइटोकॉन्ड्रिया डेड होते हैं तो वो एग्रीगेट हो जाते हैं, सारे माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के क्या हो जाते हैं, समूहीकृत हो जाते हैं। तो डीजेनरेशन के समय में माइटोकॉन्ड्रिया डीजेनरेशन के समय माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, एग्रीगेट यानी समूहीकृत, एग्रीगेट हो जाते हैं, समूहीकृत हो जाते हैं, और उस समूह को कॉन्ड्रियोस्फीयर कहते हैं। और उस समूह को क्या कहते हैं बेटा, कॉन्ड्रियोस्फीयर कहते हैं। उस समूह को क्या कहते हैं बेटा, कॉन्ड्रियोस्फीयर कहते हैं। तो इस तरह से ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे मैंने बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट आपको देखना है, अगला आपको क्या देखना है बेटा, नेक्स्ट देखना है आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर। इसका क्या देखना है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसको देखना है, फरा संरचना इसकी। ठीक है, तो प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया जो है, नेक्स्ट इसमें प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर्ड यूनिट मेम्ब्रेन का बना होता है, डबल लेयर्ड यूनिट मेम्ब्रेन का बना होता है, डबल लेयर्ड यूनिट मेम्ब्रेन का बना होता है, जिसकी प्रत्येक मेम्ब्रेन जो है, प्रत्येक मेम्ब्रेन जो है 60 एंगस्ट्रॉम थिक होती है, 60 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, बिटवीन द बोथ मेम्ब्रेन, एक क्या होता है, स्पेस होता है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक क्या होता है, स्पेस होता है, जिसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस अथवा आउटर चैम्बर कहते हैं, ये आउटर चैम्बर जो है, यह आउटर चैम्बर कितना वाइड होता है, 40 से, ये जो है
40 से 70 एंगस्ट्रॉम वाइड होता है, चौड़ा होता है। ये कितना होता है स्पेस जो है 40 से 70 एंगस्ट्रॉम वाइड होता है, ठीक है ना। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, नेक्स्ट है इसकी जो डबल यूनिट मेम्ब्रेन का बना है, तो इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो एक स्पेस को घेरती है जिसको इनर चैम्बर कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन एक वाइड स्पेस को, वाइड यानी चौड़ा, और एक वाइड स्पेस को सराउंड करती है, घेरती है, एक वाइड स्पेस को घेरती है, जिसे इनर चैम्बर कहते हैं। जिसे क्या कहते हो बेटा? जिसे इनर चैम्बर कहते हैं, जिसे इनर चैम्बर कहते हैं, ठीक है। और ये इनर चैम्बर जो है ये कैसा होता है बेटा? ये इनर चैम्बर जो है ये 300 से 500 एंगस्ट्रॉम वाइड होता है। 300 से 500 एंगस्ट्रॉम कैसा होता है बेटा? वाइड होता है। ये जो इनर चैम्बर है 300 से 500 एंगस्ट्रॉम वाइड होता है। और इसमें क्या भरा होता है? इस चैम्बर में क्या भरा होता है बेटा? एक प्रोटीन युक्त द्रव भरा होता है। एक प्रोटीन युक्त क्या भरा होता है? द्रव भरा होता है। एक प्रोटीन युक्त द्रव भरा होता है, जिसे क्या कहते हो? मैट्रिक्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हो? मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है ये इनर मेम्ब्रेन जो है, इनर मेम्ब्रेन इस इनर चैम्बर में धंस करके या इस इनर चैम्बर में इन्वेड होकर के अंगुली के समान इनर चैम्बर में धंस करके अंगुली के समान प्रवर्ध बनाती है। अंगुली के समान प्रवर्ध बनाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हो बेटा? क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। जिन्हें क्या कहते हो? क्रिस्टी कहते हैं। ये क्रिस्टी जो है ये जो है क्रिस्टी कैसी हो सकती है? ये ट्यूब्यूलर हो सकती है, और वेसिकुलर हो सकती हैं। ये कैसी हो सकती हैं? क्रिस्टी ट्यूब्यूलर हो सकती हैं या वेसिकुलर हो सकती हैं। क्रिस्टी के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो 3 प्रकार का होता है। क्रिस्टी के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 है क्रिस्टी टाइप। नंबर 2 है ट्यूब्यूलर टाइप, ट्यूब्यूलर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ट्यूब्यूलर टाइप। और तीसरा है इंटरमीडिएट टाइप, क्रिस्टी टाइप, ट्यूब्यूलर टाइप और इंटरमीडिएट टाइप। क्रिस्टी टाइप जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पाया जाता है एनिमल सेल में, और ये पाया जाता है प्लांट सेल में ट्यूब्यूलर और इंटरमीडिएट टाइप के पाए जाते हैं, और क्रिस्टी टाइप का जो है वो एनिमल सेल में पाया जाता है। बट हम लोग क्रिस्टी टाइप का ही सामान्यतः पढ़ते हैं, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया की सेपरेट स्टडी की जाती है वो एक टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया की जाती है ना। तो इस तरह से ये जो है पाया जाता है। अब अपन लोग इसका डायग्राम बना लें, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम जो अपन ने पढ़ा है वही डायग्राम अपने को बनाना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कैसे है? ओवल है, अंडाकार या कि इलिप्टिकल है ना। ओवल है या कैसे है? इलिप्टिकल है या अंडाकार है। ये डबल मेम्ब्रेन है जो कि अंदर की ओर इनर चैम्बर में इन्वेड हो जाती है, और इन्वेड होकर के ऐसे अंगुली के समान प्रवर्ध बनाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का निर्माण करती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का
ये इनर मेम्ब्रेन जो है ऐसे निर्माण करती है। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये दूसरी वाली क्या है, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में ये कितना है, ये दोनों के बीच में क्या है, आउटर चैम्बर। इसको क्या कह रहे हो, आउटर चैम्बर। ठीक है ना, आउटर चैम्बर कहते हैं। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, ये है इनर चैम्बर, इनर चैम्बर, इनर चैम्बर, आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर। इनर मेम्ब्रेन जो है, इनर चैम्बर में क्या भरा हुआ है, एक प्रोटीन युक्त द्रव भरा हुआ है। इनर चैम्बर में प्रोटीन युक्त एक क्या भरा हुआ है बेटा, द्रव भरा हुआ है। इस प्रोटीन युक्त द्रव को क्या कहते हैं, इस प्रोटीन युक्त द्रव को मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स कहते हैं, जहां की क्या होती है, रेस्पायरेशन की, मैट्रिक्स में क्या होता है, रेस्पायरेशन की टीसीए साइकिल होती है। यहां क्या होती है, टीसीए साइकिल। आप टीसीए साइकिल जानते हो या क्रेब्स साइकिल। ठीक है ना, टीसीए साइकिल अथवा इसी को क्या कहते हो, क्रेब्स साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहां होती है, मैट्रिक्स में होती है। इस मैट्रिक्स में ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं वो पाए जाते हैं, जिनको आप क्या कहते हो, क्रिस्टी कहते हो। यही क्या है, क्रिस्टी है। ठीक है ना, क्रिस्टी कहते हैं। और इसमें जो है अंदर क्या भरा होता है, मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स में क्या पाए जाते हैं, इस मैट्रिक्स में 2 से 6 तक, संख्या में 2 से 6 तक क्या मिलते हैं, इसमें डबल हेलिकल डीएनए, डबल हेलिकल डीएनए जो है वो पाए जाते हैं। दो, इनकी संख्या कितनी होती है, 2 से 6 तक होती है। इस तरह का डीएनए बेटा कहां पाया जाता है, और ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ये कहां पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। इसके अलावा इसमें क्या पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये क्या है, राइबोसोम है, राइबोसोम। और राइबोसोम जो है वो कैसे होते हैं, 70S के होते हैं। सामान्यतया राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे होते हैं, 70S के होते हैं। ये है सर्कुलर डबल हेलिकल डीएनए। संख्या कितनी होती है, 2 से 6 तक संख्या इनकी होती है। सर्कुलर डबल हेलिकल डीएनए होते हैं, राइबोसोम और डीएनए होते हैं। ये इस तरह की संरचना सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम 70S का किसमें पाते हो, प्रोकैरियोटिक सेल में। बैक्टीरिया में भी यही कंडीशन होती है, और क्लोरोप्लास्ट में भी यही कंडीशन होती है। तो क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम 70S के होते हैं, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में आप देख ही रहे हो, बैक्टीरिया में भी आप देखते हो। तो कई बार ये आता है कि निम्न में से प्रोकैरियोटिक सेल या निम्न में से 70S राइबोसोम किसमें पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया लिखा होगा या प्रोकैरियोटिक सेल लिखी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया लिखा होगा, क्लोरोप्लास्ट लिखा होगा, ऑल ऑफ एबव। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऑल ऑफ एबव। ठीक है ना, ये मानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों क्या है, ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं, और विकास के दौरान, इवोल्यूशन के दौरान ये क्या हो गए हैं, यूकैरियोटिक सेल में इन्वेड हो गए हैं, चले गए हैं, धस गए हैं, और वहां इन्होंने क्या कर लिया है, एडॉप्टेशन कर लिया है, वहां पे इन्होंने अनुकूलन कर लिया है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। अब बेटा एक विशेष स्ट्रक्चर अपने को देखना है कि जो क्रिस्टी है उसके यम साइड में, क्रिस्टी देखो इसके बाहर साइटोप्लाज्म भरा होगा, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये सी साइड कहलाएगी, सी फेस कहलाएगी। सी मतलब साइड फेस है ना, साइटोप्लाज्मिक फेस हो गई। लेकिन जो मैट्रिक्स के साइड की है तो उसको क्या कहेंगे, यम फेस। तो क्रिस्टी के यम फेस में नोब लाइक यानी कि गांठ के समान इस तरह की क्या पाई जाती है बेटा, संरचनाएं पाई जाती हैं, गांठ के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। और इन गांठ के समान संरचनाओं को आप क्या कहते हो, F1 पार्टिकल। ये क्या कहलाते हैं, F1 पार्टिकल। ठीक है ना, ये F1 पार्टिकल कहलाते हैं। इनको F1 पार्टिकल को क्या कहते हो, और एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं। इनको सबसे पहले खोजा था फर्नांडेज और मोरन ने। इनको किसने खोजा है, फर्नांडेज और मोरन ने
इसलिए इन्हें सब यूनिट ऑफ फर्नांडीज मोरन भी कहते हैं। सब यूनिट ऑफ फर्नांडीज मोरन, है ना, फर्नांडीज मोरन भी कहते हैं। इनको सबसे पहले फर्नांडीज मोरन ने खोजा था, इसलिए इन्हें सब यूनिट ऑफ फर्नांडीज मोरन कहते हैं। F1 पार्टिकल कहिए, चाहे एलिमेंट्री पार्टिकल कहिए, चाहे ऑक्सीसोम भी इन्हीं को कहते हैं। ऑक्सीसोम कहिए, ये 4-5 नाम इनके हैं, F1 पार्टिकल्स के हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें थोड़ा सा आपको ये F1 पार्टिकल मैं आपको बता दूं, इसमें F1 पार्टिकल ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो F1 पार्टिकल है वो 3 भागों से मिलकर के बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का F1 पार्टिकल 3 भागों से मिलकर के बना होता है। ये होता है इसका क्या, बेस पार्ट, ठीक है, ये होता है इसका, ये है बेस पार्ट, ये है इसका स्टॉक, और इसमें जो है ये है इसमें क्या, हेड। 3 भाग होते हैं, ये है बेस, इसको कहते हैं बेस, ये कहलाता है स्टॉक, और ये क्या कहलाता है, हेड, ठीक है ना। 3 भागों से मिलकर के F1 पार्टिकल बना होता है। बेस जो होता है इसको F0 पार्टिकल भी कहते हैं, F0 पार्टिकल, ठीक है ना, F0 पार्टिकल भी कहते हैं। इसको F5 to F6 पार्टिकल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, F5 to F6 पार्टिकल भी कहते हैं। इसको जो है हेड को बेटा क्या कहते हैं, इसको कहते हैं F1 पार्टिकल। तो जो F1 पार्टिकल आप पढ़ते हो वो एक्चुअल में इसका क्या है, हेड है। ये जो है हेड जो है ये 5 यूनिट से मिलकर के बना होता है। क्या है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, और एक होती है पीछे की साइड में ईटा जो है वो होती है पीछे की साइड में। तो 5 यूनिट से हेड मिलकर के बना होता है। यहां पे जो बेस है, बेस एक्चुअल में ये होता है बेस, कितना, बेस होता है 110 एंगस्ट्रॉम डायमीटर का, 110 एंगस्ट्रॉम डायमीटर का बेस होता है, 110 एंगस्ट्रॉम डायमीटर का। इसको F0 पार्टिकल भी कहते हैं। यहां स्टॉक जो है F6, F5, F6 पार्टिकल भी इसको कहते हैं। यहाँ पर F5 होता है और यहाँ पे F6 होता है, ठीक है। तो F5, F6 पार्टिकल भी कहते हैं। और ये जो होता है ये 50 एंगस्ट्रॉम लेंथ का होता है, लेंथ, ये लंबा है, लेंथ का होता है। और ये जो है 80 से, हेड जो है 80 से 100 एंगस्ट्रॉम डायमीटर का होता है, 80 से 100 एंगस्ट्रॉम डायमीटर F1 पार्टिकल होता है। F5 to F6 पार्टिकल जो है 50 एंगस्ट्रॉम लेंथ का होता है। और बेस पीस जो है इसका F1 पार्टिकल का 110 एंगस्ट्रॉम डायमीटर का होता है। यहाँ पे एटीपेज एंजाइम इनहिबिटर होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये कैप्ड होता है, जो हेड जो है ये किसके द्वारा कैप्ड होता है, एटीपेज इनहिबिटर, ठीक है ना, इनहिबिटर होता है। इसके हेड में एटीपेज इनहिबिटर होता है, ठीक है। ये जो है इस तरह से क्या है, ये F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल, F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल जो है वो 3 हिस्सों में बटा होता है, बेस पीस, स्टॉक और हेड पीस, ठीक है। हेड जो है 5 सब यूनिट का बना होता है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ईटा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है F1 पार्टिकल है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का केमिकल कंपोजिशन, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन। तो इसमें क्या होता है, ये मुख्यतया बना होता है प्रोटीन एंड लिपिड का बना होता है, प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। इसमें प्रोटीन जो है वो 65 से 70% होती है, और ये जो है लिपिड जो है वो कितनी होती है,
25 से 30% लिपिड होती है। ठीक है ना। इसमें जो प्रोटीन है वो दो प्रकार की प्रोटीन होती है। कौन कौन सी प्रोटीन होती है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन और एंजाइमेटिक प्रोटीन, एंजाइमेटिक प्रोटीन। ठीक है, एंजाइमेटिक प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन और एंजाइमेटिक प्रोटीन। ये जो है यहाँ ये होती है 40%, ये 40% होती है और ये 30% होती है। ठीक है ना। तो प्रोटीन जो है ये इतनी होती है। लिपिड जो है यहाँ मुख्यतया होती है कौन सी? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड जो है वो मुख्यतः होती है 90%। ठीक है, 90% क्या होती है? फास्फोलिपिड होती है। इसके बाद इसके अलावा जो है यहाँ क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स। ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड्स वगैरह जो है वो और विटामिन। ठीक है, विटामिन वगैरह जो है वो 1 से 10% तक होते हैं। ठीक है। प्रोटीन और लिपिड के अलावा जो है यहाँ मिनरल्स भी होते हैं। मिनरल्स जो है कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस, कॉपर एक्सेट्रा जो है ये मिनरल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। डीएनए जो होता है, डीएनए ये टोटल कंटेंट का 1% होता है। डीएनए कितना होता है बेटा? 1% होता है। इसके बाद ये केमिकल कंपोजिशन के बाद नेक्स्ट अपन क्या हेडिंग ले लें? इसका ओरिजिन, माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन। माइटोकॉन्ड्रिया उत्पन्न कैसे होता है? तो ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो ओरिजिन है उसके लिए कुछ तथ्य दिए गए हैं। नंबर 1 पहला तथ्य ये कहता है कि ये ऑटो रेप्लिकेशन से होते हैं। ऑटो रेप्लिकेशन से उत्पन्न होते हैं, मतलब स्वयं ये रेप्लिकेट होकर के 2 माइटोकॉन्ड्रिया बना देते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये और किससे हो सकते हैं? इनका डिवीजन हो सकता है या बडिंग हो सकती है। दूसरे डिवीजन जो है, डिवीजन अथवा इसकी क्या हो सकती है बेटा? बडिंग हो सकती है। बडिंग, डिवीजन हो सकता है अथवा इसकी बडिंग हो सकती है। तीसरा ये जो है कि न्यूक्लियर एनवेलप, जो बाहरी मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की जो बाहरी मेम्ब्रेन है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसकी ब्लेबिंग हो जाए या इवेजिनेशन हो जाए। इवेजिनेशन माने बाहर की ओर फफोले पड़ जाए और फिर वो क्या हो जाए? कट जाए। इवेजिनेशन हो जाए या बाहर की ओर फफोले पड़ जाए, मतलब इस तरह से यदि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो इसमें बाहर की ओर ऐसे इस तरह से ऐसे फफोले पड़े और फिर ये क्या हो जाए? यहां से कट करके और ये फिर क्या बना दे? माइटोकॉन्ड्रिया बना दे, है ना। ये फिर क्या बना दे बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया बना दे ऐसे। तो इस तरह से भी इसकी उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है। एक जो नेक्स्ट हो सकता है एक पॉइंट ये कि साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले प्रोमाइटोकॉन्ड्रियल ग्रैन्यूल, प्रोमाइटोकॉन्ड्रियल ग्रैन्यूल्स जो है, ग्रैन्यूल्स, प्रोमाइटोकॉन्ड्रियल ग्रैन्यूल्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज हो जाए, तो इस तरह से इनकी उत्पत्ति माइटोकॉन्ड्रिया की ऑटो रेप्लिकेशन से हो सकती है, डिवीजन या बडिंग से हो सकती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इवेजिनेशन से इनकी उत्पत्ति हो सकती है, प्रोमाइटोकॉन्ड्रियल ग्रैन्यूल से भी इनकी उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी ओरिजिन। नेक्स्ट जो है इसका फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। नंबर 1 है, पहला है ये क्या कर सकता है? बायोकेमिकल सिंथेसिस कर सकता है, बायोकेमिकल सिंथेसिस करता है। बायोकेमिकल सिंथेसिस में कौन कौन से आ सकते हैं भैया? इसमें आ सकता है जैसे साइटोक्रोम बन सकता है। ठीक है, अमीनो एसिड्स की ये सिंथेसिस कर सकता है, साइटोक्रोम की सिंथेसिस कर सकता है ना। तो ये जो है एंजाइम्स बहुत सारे हैं,
एंजाइम्स की सिंथेसिस ये करता है। तो ये बायोकेमिकल सिंथेसिस, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिनकी ये सिंथेसिस करता है। दूसरा क्या है कि इसके मैट्रिक्स में क्या होता है, टीसीए साइकिल होती है। मैट्रिक्स में क्या होता है, टीसीए या क्रेब साइकिल होती है, जो क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, एटीपी, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करती है। एटीपी क्या है बेटा, एनर्जी है ना, एनर्जी है। तो एनर्जी जो है उससे इसको इसलिए क्या कह सकते हो, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एक्चुअल में पावर हाउस ऑफ द सेल एक वैज्ञानिक है, किसने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, सीके विर्ज ने। सीके विर्ज नाम के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके मैट्रिक्स में ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होती है जो एटीपी प्रोड्यूस करती है या एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन के कारण इसको जो है माइटोकॉन्ड्रिया को फर्नेसेस, सेल का फर्नेसेस कहते हैं, सेल फर्नेसेस, कोशिका भट्टी, इसको क्या कहते हैं, सेल फर्नेसेस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल की यानी कोशिका की भट्टी भी कहते हैं। तो इस तरह से आज का ये जो वीडियो है वो यहीं तक। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि आपको अगले वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।